नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 18 है उसके सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं क्या क्या उसके सॉल्यूशन बनते हैं और कौन कौन से आपके क्वेश्चन आए थे। हमारे इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन था कि बताओ इनमें से किस खनिज को, किस मिनरल को हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो दोस्तों, ये एक बेसिक सा फैक्चुअल क्वेश्चन है और हॉर्न सिल्वर के नाम से अपन जानते हैं, किसको जानते हैं, वो अपन जानते हैं आपके सिल्वर क्लोराइड को। सिल्वर क्लोराइड जिसका फॉर्मूला सिल्वर Ag होता है, क्लोराइड क्या होता है आपका Cl होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, बताओ, सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर है क्या आपका? ठीक है। या फिर इसको क्लोरा गायराइट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको? या फिर इसको अपन क्लोरा गायराइट के नाम से भी जानते हैं। बोलो डन है क्या? ठीक है, परफेक्ट है, ओके। अब इसके बाद अगर अपन बात करें नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, जरा देखिए। अगला क्वेश्चन ये भी एक बहुत फैक्चुअल सा क्वेश्चन है कि बताओ इनमें से चार आपके सामने फ्यूल दे रखे है ना, कोल है, नेचुरल गैस हो गई, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, बायोमास हो गया। इनमें से हम किस चीज का इस्तेमाल जेट जो ईंधन होता है, ठीक है, जो जेट फ्यूल होता है ना, उसको सिंथेटिकली प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो उसमें अपन इस्तेमाल करते हैं किसका? कोयला का। किसका इस्तेमाल करते हैं अपन? इसमें अपन इस्तेमाल करते हैं कोयला का। ठीक है, तो उसमें अपन इस्तेमाल करते हैं आपका, किसका इस्तेमाल करते हैं आपका? उसमें अपन इस्तेमाल करते हैं कोयले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं? कोयले का उसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें हमें पूछा गया है फिजेंडा किसको कहा जाता है। क्या चीज? इसमें हमसे पूछा गया है फिजेंडा किसको कहा गया है। दोस्तों फिजेंडा की अगर बात बताऊं तो ये एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, ये अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे, क्या देखोगे? अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो ऊपर की तरफ यहां आपको पता है कौन सा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, नीचे आपको पता है कौन सा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, बीच में पानी आ जाता है अटलांटिक ओशन, फिर नीचे आपको पता है यहां पर क्या है, यहां पर आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप है, फिर आपको पता है इधर से क्या शुरू हो जाता है, एशिया शुरू हो जाता है, इधर तो आपका यूरोप है, ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह है और इधर अंटार्कटिका है। ये तो आपने वर्ल्ड का मैप देखा ही होगा। दोस्तों जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है, साउथ अमेरिका महाद्वीप है, उसमें सबसे बड़ा देश है यहाँ पर है ब्राजील। बोलो क्या है यहाँ पर? ब्राजील। और ब्राजील के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। वैसे भी विश्व के अंदर दोस्तों कॉफी का सबसे, कॉफी में अगर फर्स्ट नंबर पे पूछे दोस्तों उत्पादन में, प्रोडक्शन में अगर देखें वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे दोस्तों कौन है, तो वो है आपका दोस्तों कौन सा देश? ब्राजील। बोलो कौन सा देश है? वो देश है आपका ब्राजील। और ब्राजील के अंदर दोस्तों जो कॉफी के बागान होते हैं, ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं दोस्तों, उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फेजेंडा। तो ब्राजील में कहवा मतलब क्या होता है? कॉफी के दोस्तों जो बागान होते हैं उसी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेजेंडा। एक दो क्वेश्चन और कॉफी से रिलेटेड आते हैं दोस्तों। क्या? एक तो याद रखना, ब्राजील का एक शहर है दोस्तों सेंटोस, और यहां से दुनिया को खूब सारी कॉफी का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो सेंटोस याद रखना, क्या दोस्तों? सेंटोस को कॉफी बंदरगाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉफी सी पोर्ट, कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये एक शहर है कहां का दोस्तों? ब्राजील का। और दोस्तों दो चार बातें कॉफी के बारे में समझ लो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। एक तो कॉफी के लिए दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, कॉफी के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सी होती है जिसमें खेती की जाती है, तो दोस्तों उस मिट्टी का नाम होता है टेरा रोसा। बोलो क्या होता है दोस्तों? उसका नाम होता है टेरा रोसा। क्या नाम होता है? टेरा रोसा। तो एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। एक दोस्तों वर्ल्ड में तो सबसे ज्यादा मैंने बताया कि कॉफी का उत्पादन करता है कौन दोस्तों? अगर अपन बात करें प्रोडक्शन की, किसकी बात करें? प्रोडक्शन की, उत्पादन की बात करें, अगर वर्ल्ड में पूछे दोस्तों वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो वर्ल्ड में तो फर्स्ट नंबर पे कौन आ गया दोस्तों? आपका ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। लेकिन अगर आपसे इंडिया में पूछे भारत का कौन सा राज्य है दोस्तों जो कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो दोस्तों वो है आपका कर्नाटक। कौन करता है दोस्तों? कौन करता है? वो करता है आपका कर्नाटक। कौन करता है? कर्नाटक। ठीक है, और कर्नाटक का एक शहर है जहां से कॉफी का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं दूसरे देशों वगैरह को भी, उसका नाम है न्यू मैंगलुरु। क्या नाम है दोस्तों? न्यू मैंगलुरु। और भारत का कौन सा शहर है दोस्तों जिसको कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो न्यू मैंगलुरु को जाना जाता है। क्लियर है? उसके अलावा एक दो पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, कॉफी की कुछ किस्में बता देता हूं। ठीक है, कॉफी की कुछ किस्में बता देता हूं आपको। ठीक है, कॉफी की कुछ किस्में बताता हूं जो बहुत ज्यादा उगाई जाती है। उसमें एक तो नाम है आइरेबिका। बोलो क्या है दोस्तों? एक है आपका आइरेबिका, ठीक है, एक है लाइरेबिका। क्या है दोस्तों? लाइरेबिका। ठीक है, एक है रोबस्टा। ये सब कॉफी की कुछ इंपॉर्टेंट किस्में हैं जो बहुत ज्यादा उगाई जाती है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स है, कॉफी से रिलेटेड है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं उम्मीद करता हूं फ्यूचर में आप गलत नहीं करोगे। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, कब नहीं होगा?
बेसिक सी बात है दोस्तों, हम आपको पढ़ता है जब हमारा संविधान पढ़ते हैं, जब हम हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, इंडिया का क्या पढ़ते हैं दोस्तों, भारत का, जब अपन क्या पढ़ते हैं, जब अपन भारत का संविधान पढ़ते हैं, तो भारत के संविधान में दोस्तों जब अपन भाग, आपको पता है हमारे संविधान में है ना 22 भाग है, मेनली बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, उसमें दोस्तों जब हम संविधान का भाग 2 पढ़ते हैं, पार्ट सेकंड पढ़ते हैं, कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट सेकंड पढ़ते हैं दोस्तों, उसके अंदर क्या है, आर्टिकल 5 से लेकर कहां तक है दोस्तों, 11 तक है, ठीक है। उसमें जब आर्टिकल 9 पढ़ोगे दोस्तों, क्या पढ़ोगे, आर्टिकल 9 पढ़ोगे, उसमें स्पष्ट रूप से क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा, तो पीछे से भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त। और जब भारत की नागरिकता ही खत्म हो जाएगी तो वो भारत का नागरिक ही नहीं रहेगा, इंडिया का वो सिटीजन ही नहीं रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कब कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा, जब वो वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, स्वेच्छा से अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल करेगा तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। और ये बात लिखी हुई है कौन से हमारे आर्टिकल में दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 9 में लिखी हुई है। ये बात क्लियर है क्या, आप बोल सर ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है कितना, तो ऐसे कोई फिक्स नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल, ऐसा नहीं है। जब तक आपको पता है मेजोरिटी में रहेगा, मेजोरिटी में समझ लो ना, लोकसभा के अंदर जब तक आधे से ज्यादा सीटें उसके पास क्या रहेगी, ऑब्वियस सी बात है समर्थन रहेगा, तब तक वो प्रधानमंत्री रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर ऑब्वियस बात उसको उसके पद से हटना पड़ेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को आना पड़ेगा, या लोकसभा भंग भी हो सकती है। भाई बेसिक सी बात है ना। अभी अपने को पता है हमारे यहाँ पर टोटल सीटें कितनी है लोकसभा के अंदर, 543 है। उसके अंदर आपको अच्छे से पता है, क्या पता है आपको पता है कि 272 है ना, 272 सीटें अपने को पता है आते ही क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, मेजोरिटी मिल जाती है। अब अगर 272 सीटों से कम का समर्थन होगा, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं, जैसे अभी बीजेपी के पास कितना समर्थन है, 240 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर मैं बोलूं जेडीयू के पास, मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, जैसे 15 सीटों का इन्होंने समर्थन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जैसे तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाली टीडीपी ने जैसे माना इनको जैसे आपका 20 सीटों का दे रखा है, क्या दे रखा है, समर्थन दे रखा है, और ऐसे करेंगे। अब बताओ 20 और 15 कितने हो गए, 35 और 240 कितने हो गए आपके, है ना, तो ये हो गया आपके 275। तो बताओ कैसे ज्यादा हो गए क्या, तो तब तक मोदी जी भी क्या प्रधानमंत्री है। लेकिन जैसे टीडीपी वालों ने बोला नहीं हम तो आपको समर्थन नहीं देंगे, तो बताओ क्या 272 से मामला कम आ जाएगा क्या, तो वहां पर फिर ऑब्वियसली बात है उनको अपने पद से हटना पड़ सकता है। किसको, नरेंद्र मोदी जी को। क्यों, क्योंकि उनको इतना समर्थन नहीं मिल रहा होगा। तो कुल मिला के खेल सारा कहां होता है, जब तक उसको लोकसभा में क्या मिलता है, बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, तब तक दोस्तों प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हैं, ठीक है। ऐसे फिक्स कोई टर्म नहीं बोलेंगे अपन उसके अंदर। ओके डन, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, आर्थिक विकास के लिए क्या पैरामीटर है। बेसिक सी बात है, किसी भी देश का अगर आर्थिक विकास मापना हो, है ना, कि कौन सा देश कितना इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, तो उस देश की क्या पर कैपिटा इनकम निकाल दो, बस प्रति व्यक्ति आय निकाल दो। और पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं दोस्तों, अगर अपने से बात करें क्या, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, तो उस देश की जितनी आबादी है, टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको भाग दे दो वहां की टोटल इनकम से दोस्तों, तो वो आ जाएगी आपकी प्रति व्यक्ति आय। और इस तरीके से हम किसी भी देश का आर्थिक विकास का पैमाना मापते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, एक अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। बेसिक सी बात है, देखो हम बोलते हैं कि भाई या तो किसी देश की अर्थव्यवस्था है, बताओ कैसी है, पूंजीवादी, इंग्लिश में बोले तो कैसी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी है दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। या फिर हम बोलते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, समाजवादी, इंग्लिश में बोले तो कैसी इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। अब दोस्तों किस आधार पर अपन ये तय करते हैं, तो हम ये तय करते हैं कि जितना भी उस देश के अंदर, जिस देश के अंदर बात हो रही है, उस देश के अंदर जितने भी क्या है दोस्तों, जितने भी आपके क्या है दोस्तों, एंटरप्रेन्योर है, जितने भी उद्यम हैं, जितने भी एंटरप्राइजेस हैं, जितने भी उद्योग है, ठीक है, तो जितने भी दोस्तों उद्योग है उस पर स्वामित्व किसका है, ठीक है, उस पर ओनरशिप किसकी है, उस पर स्वामित्व किसका है। अगर सारी चीजें दोस्तों किसको दे रखी हो, सारे उद्योग वगैरह किसको दे रखो, प्राइवेट सेक्टर को, किसको दे रखे हो, प्राइवेट सेक्टर को, तो वो हो जाएगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर सारी चीजें गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले रखी हो तो दोस्तों वो कैसी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था। और अगर दोनों हो, जैसे कुछ चीजें प्राइवेट के पास हो, कुछ चीजें पब्लिक के पास हो, मतलब अपने गवर्नमेंट के पास हो, तो वो अर्थव्यवस्था कैसे हो जाएगी दोस्तों, मिश्रित, मिक्स्ड। जैसा कि इंडिया में हमारे यहां बताओ
रोडवेज की आपकी गवर्नमेंट की बसें भी चलती है क्या? ऑब्वियसली बात है, हर स्टेट गवर्नमेंट की बसें भी चलती है। और क्या प्राइवेट बसें भी नहीं चलती है? चलती है। तो मतलब एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हुई? मिक्स्ड। लेकिन हमने किस आधार पर तय किया कि कोई कैपिटलिस्ट होगी कि सोशलिस्ट होगी, तो उद्योगों का या फिर उद्यमों पर स्वामित्व किसका है, उस आधार पर तय किया जाता है कि वहां की अर्थव्यवस्था कैसी होती है। तो एक अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र है ना, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों उद्योगों पर स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप ऑफ द एंटरप्राइजेस के आधार पर अपन तय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। प्लासी की लड़ाई दोस्तों, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? कितनी बेसिक सी बात है दोस्तों, है ना, बहुत 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 फेमस। 1757 जून 1757 के अंदर दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में? तो इधर तो था, बताओ कौन, आपका रॉबर्ट क्लाइव, और इधर था दोस्तों कौन? सिराजुद्दौला। कौन था दोस्तों? सिराजुद्दौला। डन है। लेकिन इसके अंदर अपने को पता है रॉबर्ट क्लाइव क्या हो गया था दोस्तों, आपका जीत गया था, ये जीत गया था। और सिराजुद्दौला से दोस्तों गद्दारी कर दी थी इसके सेनापति ने। इसका सेनापति कौन था दोस्तों? तो वो इसका मौसा था, जिसका नाम था दोस्तों मीर जाफर ने दोस्तों क्या कर दी थी? गद्दारी कर दी थी। वो जाके इससे मिल गया था और इसलिए रॉबर्ट क्लाइव क्या हो गया था? जीत गया था। लेकिन इसके बाद अपने को पता है दोस्तों क्या, सिराजुद्दौला तो हार जाता, निकल जाता है, फिर मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। फिर अंग्रेज कुछ टाइम बाद मीर जाफर को हटा के उसके दामाद मीर कासिम को बनाते हैं। फिर मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफर को बनाया जाता है। तो उसके बाद एक और फेमस लड़ाई हुई थी जो भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, और वो है दोस्तों बक्सर का युद्ध। कौन सा? बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुई थी। बक्सर कहां पड़ता है आपके? बक्सर पड़ता है बिहार के अंदर। और इसके अंदर दो गुट कौन कौन से थे दोस्तों? इसके अंदर दो गुट थे। इधर से तो आपके अंग्रेज थे, ठीक है, इधर से तो अंग्रेज थे। अंग्रेज में भी कौन आया था आपका? थॉमस मुनरो आया था। थॉमस मुनरो का भी ऑप्शन में नहीं, तो फिर अपन इसके लिए भी बोल देते हैं आपका कौन सा? रॉबर्ट क्लाइव बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन सामने से 3 लोग थे दोस्तों। कौन थे? एक तो बंगाल का नवाब जिसको हटा दिया था मीर कासिम। एक हमारे अवध के नवाब थे सजाउद्दौला। सिराजुद्दौला नहीं, वो तो बंगाल के नवाब थे। अवध जो यूपी वाला बेल्ट है ना, उसका नाम क्या था? सजाउद्दौला। अवध के नवाब सजाउद्दौला। और एक मुगल बादशाह थे जिनका नाम था शाह आलम सेकंड। क्या नाम था दोस्तों? शाह आलम सेकंड। ये लेकिन फिर भी दोस्तों अंग्रेज क्या होते हैं, इस युद्ध को जीत जाते थे। ये भी युद्ध बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बक्सर का युद्ध। लेकिन फिलहाल हमसे पूछा था प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध हम बोलेंगे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। अगला, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण दोस्तों प्रभावित होता है? तो देखो दोस्तों, अगर आप हवा में वायु का, अगर आप दोस्तों एयर के टेम्परेचर में क्या कर दोगे दोस्तों? चेंज। तो दोस्तों टेम्परेचर में जैसे आपने चेंज किया, तो दोस्तों जो आपकी क्या कहते हैं, जो साउंड है दोस्तों, है ना, जो अगर आप एयर के अंदर, है ना, एयर के अंदर टेम्परेचर में क्या करोगे दोस्तों? चेंज करोगे, तो आपको पता है जो स्पीड ऑफ साउंड में भी क्या होगा दोस्तों? चेंज होगा। स्पीड ऑफ साउंड में भी क्या होगा? चेंज। क्या? अगर टेम्परेचर दोस्तों ज्यादा हुआ तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी? ज्यादा। टेम्परेचर कम हुआ तो दोस्तों स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगी? कम। और जैसे दोस्तों साउंड की स्पीड में चेंज होगा, स्पीड ऑफ साउंड में क्या होगा दोस्तों? आपका क्या होगा? चेंज। ध्वनि की चाल में जैसे परिवर्तन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, फिर जो आपका क्या होता है बताओ? जो आपकी तरंग धैर्य होता है ना, जो वेवलेंथ होती है, इसमें भी क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, चेंज होगा। तो वेवलेंथ भी दोस्तों क्या हो जाएगी दोस्तों? चेंज। तो याद रखना, अगर वायु के तापमान में परिवर्तन किया है तो ध्वनि की स्पीड, साउंड की स्पीड भी क्या होगी? चेंज। और स्पीड चेंज हुई तो 100% तरंग धैर्य बोले तो वेवलेंथ भी क्या होगी? चेंज। अगर ये पूछता ना यहाँ पर क्वेश्चन कि वो कौन सी चीज है जो जिसमें परिवर्तन नहीं आता ना, तो फिर दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी में कभी कोई चेंज है नहीं आता, ये क्या रहेगी दोस्तों? कांस्टेंट रहेगी। ये आपकी क्या रहेगी दोस्तों? स्थिर रहेगी। हमसे पूछा चेंज आएगा किसमें? तरंग धैर्य में, वेवलेंथ में। हमसे पूछा किसमें चेंज नहीं आएगा, अगर हमसे ये पूछता तो हम उत्तर बोलते क्या? आवृत्ति। बाकी आप तरंग धैर्य समझते हो ना दोस्तों? देखो दोस्तों क्या होता है, अगर आपसे पूछे फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट, उसको लगेगा फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति क्या चीज होती है, तो देखो दोस्तों प्रति सेकंड में, जैसे मैंने घड़ी के अंदर देखा 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर उत्पन्न तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ प्रोड्यूसिंग वेव्स एट पर सेकंड। हिंदी वाले क्या बोलोगे? प्रति
प्रति सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या, प्रति सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या। बोलो क्लियर है, डन है? तो मैं उम्मीद करता हूं उसमें 1% भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये तो क्या होती है दोस्तों, आवृत्ति। तो अब इस डायग्राम से कैसे पता चलेगा कितनी तरंग उत्पन्न हुई? तो दोस्तों एक बार ऊपर यू और एक बार नीचे यू, ये कंप्लीट, ये यहां तक। ठीक है, ये कितना हो गया दोस्तों आपका? ये 1 तरंग, ये 2 तरंग, ये 3 तरंग। तो यहां बताओ कितनी तरंगें उत्पन्न हुई है? 3, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितनी तरंगें उत्पन्न हुई? 3। क्लियर है क्या? तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी को डिनोट तो किससे करते हैं? स्मॉल f वगैरह से डिनोट करते हैं। लेकिन आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज, जिसका सिंबल क्या होता है? hz। तो यहां पर 3 तरंगें उत्पन्न हुई 1 सेकंड में, तो अपन बोलेंगे 3 हर्ट्ज। ठीक है, 3 हर्ट्ज। लेकिन अगर आपसे पूछे दोस्तों तरंग दैर्घ्य क्या होती है? क्या तरंग दैर्घ्य क्या चीज होती है? इंग्लिश में बोले तो वेव लेंथ क्या चीज होती है? वेव लेंथ क्या चीज होती है? तो दोस्तों भाई कोई भी तरंग अपन देखते हैं ना, कोई भी तरंग जब आगे ऐसे बढ़ रही है, ठीक है, कोई भी तरंग जब आगे ऐसे बढ़ रही है, तो याद रखना उसके क्रमशः जो लगातार जो 2 उभार होते हैं, ये जो क्रेस्ट और पॉइंट होता है, ठीक है, आपका ये और ट्रॉट पॉइंट जो होता है, ये इनके बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, ये वाली दूरी या ये वाली दूरी या यहां से यहां के बीच में ये वाली दूरी, ये दूरी ही एक्चुअल में क्या कहलाती है दोस्तों? वेव लेंथ। देखो वेव की क्या है? लेंथ है। बोलो वेव की क्या है? लेंथ है। ठीक है, वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य, बस ये वेवलेंथ है। और इसको डिनोट किससे करते हैं दोस्तों? इसको डिनोट करते हैं अपन किससे? वेवलेंथ का। वैसे इसको खुद को वेवलेंथ का तो सिंबल होता है आपका क्या? उल्टा वाई, लैम्डा। और इसकी इकाई क्या होती है? यूनिट क्या होती है? कि भाई ये कितनी की दूरी है? अब मीटर किलोमीटर में बोलने से रही तो बहुत बहुत छोटी सी होती है ना, तो इसको अपन बोलते हैं दोस्तों किसमें? एंगस्ट्रॉम में। किसमें बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं एंगस्ट्रॉम में। और एंगस्ट्रॉम का सिंबल क्या होता है? A', ऐसे करके। क्लियर है? तो तरंग दैर्घ्य आवृत्ति समझ गए। लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों, अगर टेम्परेचर में चेंज करोगे, अगर टेम्परेचर में क्या करोगे? चेंज करोगे, याद रखना फ्रीक्वेंसी में कभी कोई चेंज नहीं आता है, वेवलेंथ में चेंज आएगा, क्योंकि साउंड की स्पीड में चेंज आएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे, साउंड की स्पीड, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कण फटाफट दूर होंगे, तो आपको पता है क्या होगा? बताओ, कण दूर पास होंगे तो साउंड की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। और साउंड की जब स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ में तो ऑब्वियस बात है चेंज आएगा ही आएगा। क्लियर है क्या? डन है? ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखना। ये बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, तो उस तरह अपन ने कर लिया वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। अगला, इनमें से किस शासक ने दोस्तों जजिया कर समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों जजिया कर समाप्त कर दिया था दोस्तों किसने? अकबर ने। ये एक तरीके का गैर मुसलमानों से, नॉन मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था, है ना? नॉन मुस्लिम से लिया जाने वाला, जो मुस्लिम नहीं थे उनसे लिया जाने वाला दोस्तों एक टैक्स था, जिसका नाम था क्या दोस्तों? जिसका नाम था जजिया। याद रखना सबसे पहले जजिया जो इंट्रोड्यूस किया था, जजिया, ठीक है, जजिया पहली टाइम दोस्तों इंट्रोड्यूस किसने किया? इंट्रोड्यूस किसने किया? तो वो किया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। क्लियर है क्या? किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए पहली बार ब्राह्मणों पर भी, कम से कम पहले ब्राह्मणों पर तो नहीं लगाया था, लेकिन ब्राह्मणों पर भी, है ना, फर्स्ट टाइम ब्राह्मणों पर भी जजिया किसने लगाया? ब्राह्मणों पर भी जजिया किसने लगाया? तो उत्तर आएगा फिरोज शाह तुगलक। क्या उत्तर आएगा? फिरोज शाह तुगलक। ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए, ब्राह्मणों पर भी जजिया किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन जजिया समाप्त किसने किया? जजिया समाप्त किसने किया? उत्तर आएगा अकबर। लेकिन अकबर के बाद जब औरंगजेब शासक बनता है, कौन बनता है दोस्तों? जब औरंगजेब शासक बनता है तो ऐसा औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब फिर से क्या, अकबर ने समाप्त कब किया था अगर आपसे पूछा जाए तो ये किया था लगभग 1564 के आसपास। 1564 के आसपास ने समाप्त कर दिया था। और खास करके पहले तो तीर्थ यात्रा पे जाते थे उन पे भी टैक्स लगते थे, लेकिन अकबर ने सारे टैक्स क्या कर दिए थे? समाप्त कर दिए थे। लेकिन औरंगजेब ने फिर से जजिया स्टार्ट किया। फिर से जजिया स्टार्ट किसने किया? तो उत्तर याद रखना हमेशा आएगा किसने? औरंगजेब ने। किसने किया था दोस्तों? तो उत्तर आएगा औरंगजेब ने। लगभग 1679 के आसपास की बात है। तो क्या क्या क्वेश्चन आए, कुछ भी आए तो याद रखना। इंट्रोड्यूस भारत में सबसे पहले कौन कर रहा है? जजिया को नॉन मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर, कुतुबुद्दीन ऐबक। ब्राह्मणों पर भी जजिया किसने लगा? उत्तर आएगा फिरोज शाह तुगलक। जजिया समाप्त किसने किया? अकबर। नॉन गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला टैक्स था, ठीक है, अकबर ने। लेकिन जजिया को फिर से किसने स्टार्ट किया भारत में? याद रखना अकबर के समाप्त करने के बाद तो औरंगजेब ने फिर से इसको क्या किया था दोस्तों? हाँ ना, आपके स्टार्ट किया था।
चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। इसमें से किस मेमोरी को दोस्तों प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए ना? कौन सी मेमोरी दोस्तों जिसको पर सेकंड में रिफ्रेश किया जाता है दोस्तों? तो क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, डायनामिक रैम। ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, डायनामिक रैंडम एक्सेस क्या होता है दोस्तों, आपका मेमोरी होता है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, ये जो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये वाली क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, डेटा को ना कैपेसिटर में क्या करता है दोस्तों, स्टोर करता है। डेटा को कैपेसिटर में स्टोर करता है, जो धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है, चार्ज लीक करता है ना, धीरे धीरे चार्ज को क्या करेगा दोस्तों, लीक करेगा। इसलिए डेटा इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए ना, ताकि डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम बार बार क्या करते हैं दोस्तों, समय समय पर इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं। ठीक है, तो रिफ्रेशमेंट वाला सिस्टम इसी में होता है, डायनामिक में होता है। किस में होता है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है। ठीक है, हमसे पूछा वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर को मापता है? बस प्रेशर वाला तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, बैरोमीटर, आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। क्या आ जाएगा दोस्तों, एंड्रॉइड बैरोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर आप जानते हो दोस्तों, ये हवा की गति, हवा की गति, पवन की गति, हवा की स्पीड को मापता है, हवा की स्पीड को मापता है कौन दोस्तों, एनीमोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या मापता है दोस्तों, ये मापता है दोस्तों आर्द्रता को। जो टेम्परेचर के अंदर दोस्तों क्या होती है, आर्द्रता होती है ना आपकी, आर्द्रता, जो ह्यूमिडिटी होती है, क्या होती है दोस्तों, जो ह्यूमिडिटी होती है, उसको मापता है दोस्तों कौन, हाइग्रोमीटर। ठीक है, और थर्मोमीटर तो अपन सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, क्या, तापमान को, टेम्परेचर को मापता है दोस्तों कौन, आपका थर्मोमीटर। लेकिन हमसे प्रेशर का पूछा था तो उत्तर आएगा बैरोमीटर। अगला हमसे पूछा एक नेचुरल सिलेक्शन, है ना, जो ये बुक है दोस्तों, ये किसकी बुक है, तो हम जानते हैं दोस्तों नेचुरल ओरिजिन ऑफ लाइफ, वैसे ना मेन ओरिजिन ऑफ लाइफ अपन देखे बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये बुक किसकी है, तो ये अपन सब जानते हैं दोस्तों किसकी, चार्ल्स डार्विन की है। किसकी बुक है दोस्तों, ये बुक है आपकी किसकी, ये बुक आप बोलोगे सर चार्ल्स डार्विन की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलो। स्कर्वी बचपन से पढ़ता है दोस्तों, विटामिन सी से, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है दोस्तों, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियां कमजोर होती है, रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ए की कमी से सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। विटामिन बी में बहुत सारा है, जैसे B1 पूछे दोस्तों, तो B1 से क्या होता है, बेरी बेरी, बेरी बेरी, अलग अलग होता है दोस्तों, B1 से बेरी बेरी। ठीक है, और B2 में छाले हो जाते हैं, B3 में आपका पेलाग्रा होता है, ये सारा अपन पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगला, मस्तिष्क ज्वर दोस्तों। ठीक है, ब्रेन फीवर किसकी वजह से होता है, तो दोस्तों मलेरिया है, मलेरिया के अंदर ही दोस्तों ब्रेन फीवर होता है, और मलेरिया किससे होता है, मच्छर के काटने से। तो आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। ब्रेन फीवर दोस्तों, जब मलेरिया हाइपर लेवल पर पहुंच जाता है तो ब्रेन फीवर होता है, और मलेरिया है तो मलेरिया फिर आपका क्या आ जाएगा, मच्छर आ जाएगा, मादा एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अगला, यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्जा का निर्माण, कुछ नहीं दोस्तों, हमसे ये पूछना चाह रहा है, आप लोगों को इकोनॉमिक्स वाले सर ने पढ़ाया होगा दोस्तों, CRR, अगर फुल फॉर्म बोले तो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो के अंदर क्या होता है दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो आपको पता है वो पैसा होता है जो किसी भी बैंक को, आपको पता है देश में दो तरह के बैंक होते हैं, एक बेसिक लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो देश में बैंक दो तरह के होते हैं। एक तो एक देश के अंदर केवल एक ही होता है, वो होता है सेंट्रल बैंक, जो नोट वगैरह छापने का काम करता है या पूरे बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। तो किसी भी देश के अंदर एक ही सेंट्रल बैंक होता है, हमारे देश का वो सेंट्रल बैंक है कौन, RBI। उसके अलावा देश के अंदर जितने भी बैंक है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट को, उनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक बोलते हैं। चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, सब कमर्शियल बैंकों के अंदर आता है। ठीक है, अब आपको पता है RBI बोलता है हर कमर्शियल बैंक को, RBI बोलता है हर कमर्शियल बैंक को कि देख तेरे पास जितना भी पैसा जमा है लोगों का, चाहे वो FD का पैसा लोगों का, चाहे वो DD का, कैसा भी पैसा जमा हो, जितना भी पैसा तेरे पास जमा है, उन पैसों को बोलते हैं दोस्तों NDTL, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। ठीक है, तो दोस्तों जितना भी पैसा बोले तेरे पास जमा है लोगों का, है ना, जितना भी पैसा लोगों का जमा है तेरे पास, ठीक है, RBI बोलता है उसका एक निश्चित हिस्सा, जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में बोल दिया 4%, वो आके मेरे पास जमा करा, है ना, क्योंकि ये कैश के रूप में होता है, तो वो पैसा कैश के रूप में आके RBI बोलता है मेरे पास जमा करा। जैसे किसी बैंक के पास अभी 100 करोड़ रुपए NDTL मतलब लोगों का जमा है, तो उसमें से बोला क्या 4 करोड़ RBI ने बोला चुपचाप आके मेरे पास आके जमा करा। पीछे लोन के रूप में केवल कितना देगा, 96 करोड़ ही आगे लोन के रूप में देगा। आगे लोन के रूप में मतलब, अरे भाई बैंक चलते कैसे हैं, बैंक हमारा ही पैसा हमसे क्या लेते हैं, बैंक जमा करते हैं और उसके बाद उन्हीं पैसों को आगे लोगों को क्या देते हैं, वापस लोन के रूप में देते हैं। हमारा तो आपको पता है अगर अपन FD फिक्स डिपॉजिट भी कराए तो ज्यादा बैंक अपने को कितना देता है बताओ, उस पर ब्याज 7%, लेकिन वही पैसा हमारा पैसा बैंक आगे जब लोन के रूप में लोगों को देता है
है ना। तो लोगों को तो आप पता है किसी से 9% ले रहा है, किसी से 10% ले रहा है, ठीक है, किसी से 11%। बताओ अगर 9% ले रहा है मैं तो कम से कम मानूं तो भी कितना बताओ 2% का गैप आ गया क्या? 2% वो बैंक किसके पास रख रहा है? खुद के पास। तो ऐसे तो बैंक चलते हैं। तो बैंक को बोला अगर तेरे पास लोगों का पैसा 100 करोड़ जमा है तो आरबीआई ने बोला 4 करोड़ चुपचाप आके मेरे पास जमा करा, आगे 96 करोड़ ही तो लोगों को क्या देगा लोन के रूप में, जिनको लोन की जरूरत है उनको देगा, ठीक है। तो वो 4 करोड़ रुपए जो हर बैंक कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाकर जमा कराता है उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। अब एक बात बताओ, अब अगर एक बात बताओ, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है, यदि कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज होता है, मतलब एक बात बताओ, अगर सीआरआर का पैसा क्या किया जाता है दोस्तों? डिक्रीज किया जाता है। आरबीआई बोलता है 4 करोड़ नहीं, मेरे पास एक काम कर 2% ही, 2 करोड़ ही आके जमा करा। तो बताओ आगे बैंक लोन के रूप में अब क्या 98 करोड़ देना स्टार्ट कर देगा क्या? बिल्कुल देगा। तो बताओ सीआरआर जैसे घटेगा तो बैंक क्या करेंगे? अब बैंक पीछे पैसा बैंक के पास ज्यादा बचेगा तो आगे लोन के रूप में ज्यादा देंगे। बस यही क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा था। तो बताओ अगर सीआरआर डिक्रीज होता है तो बताओ, है ना, तो कर्जे का निर्माण, कर्जा मतलब जो आगे बैंक अब लोन देगा वो क्या होगा? तो ऑब्वियस बात है लोन क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या आएगा? इंक्रीज। यही आंसर होता। बस लैंग्वेज एक बार ढंग से पढ़नी थी। बोलो क्लियर है क्या? डन है क्या? ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करती है? If a body is moving on a circular path, what is its average velocity if it completes 1 cycle in 1 second? देखो दोस्तों, अपन जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है लगभग। स्पीड और वेलोसिटी देखे तो एक ही चीज होती है। स्पीड तो क्या होती है दोस्तों? चाल। वेलोसिटी क्या होती है? वेग। बस फर्क इतना होता है, स्पीड भी क्या है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में बस आदमी जा रहा है, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी में बस क्या होती है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। बस वेलोसिटी में इतना ही होता है। वेलोसिटी एक टाइप की क्या है? स्पीड ही होती है। बस स्पीड प्लस क्या है? डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी, उसमें अगर आप पर्टिकुलर स्पीड से जा रहे हो तो वो स्पीड न बोलकर उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। बाकी वैसे देखें तो स्पीड वेलोसिटी की चीज होती है। तो बताओ स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना। तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में अगर आप किसी स्पीड से जाते हो तो वो वेलोसिटी हो जाती है। तो फिर वेलोसिटी होती है, फिर उसको डिस्टेंस नहीं बोलते, फिर वो क्या होता है दोस्तों? वो एक वर्ड हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी। डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। तो एक बात बताओ वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? तो अगर स्पीड बोलेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी तो वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस की जगह कौन सा वर्ड लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और अपॉन भाग इसको भी देंगे किससे? टाइम से। अब दोस्तों हमारे यहां पर हमसे क्या पूछा है दोस्तों? एवरेज वेलोसिटी। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे पूछा है औसत वेग, है ना, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वही हो जाएगा दोस्तों क्या? वेलोसिटी तो वेलोसिटी चाहे एवरेज की हो जाए किसी की भी हो दोस्तों, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी तो वही हो जाएगा दोस्तों क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे डिस्प्लेसमेंट समझ गए ना दोस्तों? देखो जैसे एक ये स्थान है, यहां से अपन चलना प्रारंभ हुए, करते 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 यहां तक पहुंच गए दोस्तों। ये स्थान ए था, ये बी था दोस्तों। ये पता चला यहां से लेकर यहां तक, है ना, पता चला 70 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया, ठीक है, गाड़ी पूरा ट्रैवल किया, यहां पहुंचा। तो 70 किलोमीटर दोस्तों क्या हो गया? डिस्टेंस। क्या हो गया? डिस्टेंस। लेकिन हम देखें हकीकत में यहां से यहां कितना खिसका, हकीकत में, है ना, हकीकत में अगर अपन देखें, हम देखेंगे ये यहां से यहां कितना खिसका, ठीक है। हकीकत में अगर अपन देखें, कहां चला गया? हकीकत में हम देखें तो ये तो केवल बेचारा इतना ही तो खिसका यहां से, पता चला ये तो 10 किलोमीटर ही है। तो दोस्तों 10 किलोमीटर ये क्या हो गया आपका? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी दोस्तों क्या होती है? वो होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। जबकि वास्तव में कितना ट्रैवल किया इसने? 70 किलोमीटर। ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गई। मेरी बात आ रही है आपको समझ में? क्लियर है? कैसे? इसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया। तो जहां डायरेक्शन नहीं होती वो क्या होती है? डिस्टेंस होती है। यहां तो एक पर्टिकुलर क्या होगी? डायरेक्शन होगी, यहां से यहां खिसका, तो ये क्या होगी दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट हो गया। मेरी बात आई समझ हम लोग? तो बोलेगा सर मूर्ख था क्यों इतना गया क्यों? 70 किलोमीटर सीधा यहीं चला जाता, क्या पता यहाँ बीच में पहाड़ हो या कोई चीज जो सीधा जा नहीं पा रहा था, मजबूरी वहां से गया। तो हम बोलेंगे इसने ट्रैवल कितना किया, वो तो है डिस्टेंस, लेकिन हकीकत में भी जगह से कितना किसका, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्यों डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि इसमें पर्टिकुलर क्या होगी? डायरेक्शन होगी कि यहां से यहां गया। अब डिस्टेंस यहां कभी यहां जा रहा है, कभी यहां जा रहा है, यहां, तो इसमें तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है डिस्टेंस पे। डिस्प्लेसमेंट में क्या है बताओ? डायरेक्शन है। समझ पा रहे हो मेरी बात? कहना क्या चाह रहा हूं? तो एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? टाइम। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन हमसे क्या किया है कि यदि कोई एक वस्तु वृत्तीय मार्ग में चल रही है, एक सर्कुलर पाथ में चल रही है, कौन से पाथ में चल रही है? सर्कुलर पाथ में चल रही है। तो दोस्तों जब वो सर्कुलर पाथ में चल रही है तो सर्कुलर पाथ में जहां से स्टार्ट किया था क्या वहीं पर आकर वापस रुक रही है क्या? तो समझ पा रहे हो क्या? कुछ बुद्धि काम कर रही है क्या आप लोगों की?
अगर पूछे डिस्टेंस कितनी है तो डिस्टेंस तो उसने पूरी यहां से लेकर यहां तक कवर की है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कुछ नहीं, जहां पे था वहीं पे, इनिशियल पॉइंट भी वही और फाइनल पॉइंट भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या है, 0। और हमसे तो क्या पूछा दोस्तों, हमसे तो पूछा एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना ही नहीं हुआ, सर्कुलर पाथ में तो जहां से रवाना वहीं पहुंच गया, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ दोस्तों, 0, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब 0 को किसी भी चीज से आप भाग दोगे, आपको पता चाहे टाइम कितना भी हो, तो उत्तर तो क्या आएगा दोस्तों, 0। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या हुई, 0। क्या हुई दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी क्या हुई दोस्तों आपकी, 0। मैं उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बोलो क्लियर है, डन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बताओ तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है, बेसिक सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे दोस्तों, पोंगल। ओणम किसका है दोस्तों, ओणम है आपका केरल का। जबकि गुड़ी पड़वा किसका है दोस्तों, यह है आपके महाराष्ट्र का। किसका है, महाराष्ट्र का। और बिहू किसका है दोस्तों, यह है आपके असम का। किसका है, असम का त्योहार है। नेक्स्ट आगे देखो, आजाद बचपन की और, है ना, आजाद बचपन की और, ये एक सिंगल आएगा ना, आजाद बचपन की और, ठीक है। ये बुक किसकी है दोस्तों, तो ये भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की है। कैलाश सत्यार्थी जो आपको पता है छोटे बच्चों के लिए काम करते हैं, इनके लिए इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाया था, आंदोलन भी चलाया था, जिसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन। जो लोग दोस्तों छोटे बच्चे वगैरह होते हैं ना, फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, उनको वहां से छुड़वाते हैं, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था भी करते हैं, उनके खाने खर्चे वगैरह की थोड़ी बहुत व्यवस्था करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक एनजीओ वगैरह चला रखा है, और उनके इसी नेक काम के लिए कैलाश सत्यार्थी को, आपको पता हो तो, अगर थोड़े बहुत जीके पढ़ते हो तो 2014 में उनको पीस के फील्ड का, शांति के क्षेत्र का क्या मिला था दोस्तों, नोबेल प्राइज मिला था। उस साल 2 लोगों को शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज मिला था, उसमें से एक इंडिया की तरफ से कैलाश सत्यार्थी थे, और एक पाकिस्तान की लड़की थी, अगर आपको पता हो तो मलाला यूसुफजई, ठीक है, उसको। तो 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका कैलाश सत्यार्थी को। इनका एक मूवमेंट है, इसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन, और इनकी एक फेमस बुक है, उसका नाम है आजाद बचपन की और। तो उत्तर क्या आएगा, कैलाश सत्यार्थी। अगला, जनवरी 2025 में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुरू की गई नई सावधि जमा, सावधि मतलब फिक्स डिपॉजिट, हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट पैसा जमा करा कहते हैं ना पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस योजना का नाम क्या है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की योजना है। तो दोस्तों उसका नाम है बीओबी, लिक्विड फिक्स्ड डिपॉजिट। बीओबी है ना, लिक्विड, बीओबी मतलब बॉब, लिक्विड फिक्स्ड डिपॉजिट। यहाँ बॉब का मतलब क्या है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो उस स्कीम का नाम क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा लिक्विड फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, दिसंबर 2024 के आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको मिला दोस्तों, तो ये मिला है एनाबेल सदरलैंड को। किसको मिला है, एनाबेल सदरलैंड को दोस्तों ये अवार्ड मिला है। और ये कहां की रहने वाली दोस्तों, एनाबेल सदरलैंड, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। कहां की दोस्तों, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। फैक्चुअल क्वेश्चन है। मिडिल क्लास दोस्तों, है ना, एक बुक है दोस्तों, मिडिल क्लास इंडिया, मिडिल क्लास इंडिया, ड्राइविंग चेंज इन द 21st सेंचुरी। ये बुक किसकी है दोस्तों, ये बुक है मनीषा पांडे की। किसकी बुक है दोस्तों, मनीषा पांडे की। बाकी शशि थरूर, चेतन भगत की बहुत सारी बुकें आती है, हाफ गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बुक इन्हीं की। अरुंधति रॉय की दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 1997 में आई थी, लेकिन इस बुक के लिए इनको बहुत ज्यादा अवार्ड वगैरह भी मिले हैं अरुंधति रॉय को। ये बुक एग्जाम में भी बहुत ज्यादा अपने पूछी जाती है। तो अरुंधति रॉय की बुक का नाम क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हालांकि अपने से एग्जामिनर ने जो पूछा था मिडिल क्लास इंडिया, उस बुक का तो राइटर मनीषा पांडे, उस बुक की राइटर, लेकिन ये तो मैंने नॉलेज के लिए आपको बता दी। अरुंधति रॉय की एक बुक है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, उस बुक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला है गान नागाई जो फेस्टिवल है, ठीक है, वो मणिपुर में मनाया जाता है, और मणिपुर की किस कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है, तो मणिपुर की जिस कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है उसका नाम है काबुई रोंगमई नागा। काबुई रोंगमई नागा द्वारा यह फेस्टिवल मनाया जाता है। ये भी एक छोटा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ट्रेजरर, पैसा वगैरह का जो ध्यान रखते हैं ना, ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर के रूप में दोस्तों किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये दोस्तों अभी हाल ही में जनवरी 2025 में अभी की अपॉइंटमेंट है दोस्तों, है ना, उनका नाम है दोस्तों प्रभतेज सिंह भाटिया। प्रभतेज सिंह भाटिया तो क्या बने, ट्रेजरर। और उसी में दोस्तों देवजीत साकिया को क्या बनाया, तो स से साकिया और स से याद रखना सचिव, सेक्रेटरी याद रखना। अभी बीसीसीआई, ये किसकी बात हो रही है ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई की बात हो रही है। बीसीसीआई जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो बीसीसीआई के सचिव, सेक्रेटरी किसको बनाया, देवजीत साकिया को। जबकि बीसीसीआई का ट्रेजरर किसको बनाया, तो प्रभतेज सिंह भाटिया, प्रभतेज सिंह भाटिया। जबकि आईसीसी की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दोस्तों दुबई, ठीक है, दुबई। कहां पर है दुबई, यूएई में, जहां अभी चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया का मैच भी चल रहा है। अभी कल इंडिया ने
अभी जीता है दोस्तों आपका, कुछ दिन पहले अभी इंडिया ने जीता है आपका, क्या कहते हैं, सेमीफाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया से, और अभी फाइनल मैच भी जीता है ना। तो ये देखो आईसीसी की अगर अपन बात करें तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों आपका, दुबई के अंदर है। दुबई कहाँ पड़ता है आपके, यूएई में, लेकिन यूएई की राजधानी दुबई नहीं है, यूएई की राजधानी तो अबू धाबी है, ठीक है। और आईसीसी के भी चेयरमैन कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी अपने इंडियन ही है, ठीक है। चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो वो है जय शाह। कौन है दोस्तों, जय शाह। जय शाह आईसीसी के क्या है दोस्तों, चेयरमैन। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। 2025 दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल खिताब किसने जीता है? आपको पता है साल में 4 टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, जनवरी के अंदर। फिर लगभग मई जून के अंदर आपका कौन सा होता है, फ्रेंच ओपन। फिर आपका लगभग जून जुलाई में कौन सा होता है आपका, विंबलडन ओपन। और आखिरी आपका साल में कौन सा होता है, अगस्त वगैरह महीने में, जुलाई अगस्त में आपका कौन सा होता है, यूएस ओपन। ये तो 3 नाम से पता चल रहा है, यूएस मतलब अमेरिका में, फ्रेंच ओपन मतलब फ्रांस में, ऑस्ट्रेलियन ओपन मतलब ऑस्ट्रेलिया में होता है। ये नाम से पता नहीं चलता कि विंबलडन ओपन कहाँ होता है दोस्तों। तो याद रखना विंबलडन ओपन के मैच कहाँ होते हैं, लंदन में होते हैं, इंग्लैंड में होते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ऑस्ट्रेलियन ओपन ही हुआ है 2025 का, तो उसमें मेंस का सिंगल मतलब इस तरफ एक आदमी, सामने भी एक आदमी, ये वाला दोस्तों किसने जीता है, तो ये जीता दोस्तों जनिक सिनर ने। किसने, जनिक सिनर। ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, इटली के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ जो फैक्ट्स थे वो सारे के सारे मैंने बता दिए। एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आपके थे रिलेटेड वो मैंने सारे आपको बता दिए। और इसमें अगर अपन देखें, वैसे सबसे ज़्यादा दोस्तों जो आपके सिंगल टाइटल किसने जीते हैं आपके ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में देखें दोस्तों, तो वो आपको पता ही है, जो नोवाक जोकोविच है दोस्तों, सर्बिया के रहने वाले, उन्होंने सबसे ज़्यादा जीते। तो इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अपने अगले आने वाले अपकमिंग मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में। तब तक के लिए थैंक यू। आप अच्छे से हमको पढ़िए और फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में।